वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन डे पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जहां से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कमेंट आ रहा था कि सर क्लास क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्लास क्यों नहीं आ रहा है। तो सर बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है यार, को मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है किसी काम को करने में, ठीक है। तो उस वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन क्लासेस आपकी रेगुलर आ ही रही हैं। बस इतना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं कम करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक ई बुक को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर परचेज कर लो। एक व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है जहाँ पर हम आपका उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, उसका एक ग्रुप तो फुल हो चुका है। सेकंड ग्रुप हमने उसका क्रिएट कर दिया है, अगर आपने अभी तक उसे परचेज किया है गाइज यार, बेस्ट ई बुक तैयार की लिया आपके लिए, उतना काम आप जरूर कर लेना। फिजिक्स में एटलीस्ट आप फेल नहीं होगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बार बार यही बात बोल रहा हूँ अंकित सर, या मैं भी आपको बार बार यही बात बता रहे हैं कि आप फिजिक्स के सेक्शन में फेल नहीं होगे उस ई बुक को करने से, ठीक है। मैं आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन या एक तरफ से सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं है। मैं आपको उस ई बुक के वो क्वेश्चन जिनमें आपको दिक्कत आती है, जिन क्वेश्चन को आपको करने में दिक्कत आती है, मैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो ग्रुप में सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 200 क्वेश्चन तक उसमें हम सॉल्यूशन करा चुके हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको दिक्कत आएगी उनको। लेकिन अभी तक अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले वहाँ जाओ। बिना सोचे समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बार बार ये बोल रहा हूँ, बिना सोचे समझे आप उस वीडियो को या उस ई बुक को जाकर डाउनलोड करो, ठीक है। बहुत बेस्ट ई बुक तैयार किया, 40 दिन अगर हमने उसमें काम किया है तो आप सोच सकते हो। और एक व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, तो कितने लोग उसमें होंगे आपको पता होगा कि कितने लोग उसमें होंगे, यानी उतने लोगों ने वो काम कर लिया है। तो आप सोच सकते हो कि कुछ ना कुछ तो उसमें कंटेंट हमने ऐसा दिया है जिससे वो लोग हमसे जुड़े हैं। तो आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो जाकर जरूर जुड़ो यार, बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। बार बार यही बात बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने उसमें वो रखे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। तो उसे जाकर जरूर परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, लोहे के पिंड का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर इसका ताप होगा आपका, फ़ारेनहाइट में बोल रहा है कि 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका है, लेकिन सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। तो आपको एक रिलेशन पता है क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, C/5 F - 32/9, ये तो होता है। अब C/5 F का मान कितना दे रहा है सर आपको 140, तो 140 माइनस का 32/9। अब 140 में से 32 घटाओ कितना बचेगा, 108 बचेगा, ठीक है सर। तो C/5 बराबर 108/9, जब 9 से 108 काटोगे 12 बार कटेगा, ठीक है सर। 5 का गुणा कराओगे इसमें तो C बराबर कितना आएगा, 12×5 = 60। तो 60 डिग्री सेल्सियस आपका राइट जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है। व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग जो रेगुलर देखने आते हो वो पूरा देखा करो, ठीक है। तो उससे मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। ई बुक जाकर जरूर परचेज करना, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको मैथ में भी दिक्कत आती है देन मुझे आप पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको वहाँ से सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो यार उन क्वेश्चन को जरूर तैयार करना, बहुत बेस्ट ई बुक तैयार की यार, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इतने दिन से हम आपको बोलने के लिए 40 दिन आपको बनाने लगे, बताओ 40 दिन में हमने कोई कंटेंट आपके लिए तैयार किया है तो कुछ भी कहीं से भी उठाकर नहीं रखा हुआ, अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही रखे हैं इसमें, ठीक है। तो ई बुक जरूर परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा आपको पूछ रहा है। यानी कि सर वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ दे रहा है, अब आपको उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलना है। तो देखो पहले क्या सर आपकी वो बर्फ है, ध्यान से सब है ना, पहले बर्फ है, ठीक है। बर्फ से क्या बनेगी, 0 डिग्री सेल्सियस का आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा। फिर आपके जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे तब वो किस में बनेगी, वाष्प में बनेगी, ठीक है। पानी और ये आपका बनेगी वाष्प, ठीक है। तो जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर है या बर्फ है, यानी कि जब आपकी वो बर्फ दे रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब वो बर्फ बनाए रखे हुए, तो क्या होगा, जब आपकी गुप्त उसमें क्या होगी, ML1, ठीक है, प्लस का। अब सर जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में जाएगी तो किसमें हो जाएगी, MS∆T, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। तो M क्या हो जाएगा सर आपका, MS और डेल्टा T, ठीक है। अब जब वो आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलेगी तब क्या हो जाएगा सर आपकी, तब हो जाएगी ML2 लेटेंट हीट, ठीक है। तो कितना M कितना सर आपका 1 ग्राम बोल रहा है, 1 ग्राम के ऊपर काम चल रहा है। लेटेंट हीट आपकी वाटर की कितनी होती है, बर्फ की कितनी होती है सर आपकी, 80 होती है, ठीक है सर। प्लस की M कितना है 1 ग्राम, S की यानी कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है सर आपकी 1 होती है। डेल्टा T कितना बोल रहा है आपको, तापांतर कितना दे रहा है सर आपका 100 दे रहा है, प्लस के M कितना 1 है। लेटेंट हीट आपकी वाष्प के लिए कितनी होती है सर आपकी 536 होती है, 536। तो आप जब इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 प्लस का 100 प्लस का 536 536। तो 536 में अगर आप 100 जोड़ोगे तो 636, 636 में आप 80 जोड़ोगे तो
16 कैलोरी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्फ है, बर्फ से फिर पानी बदलो, पानी से फिर आप किसमें बदलोगे, उसे बास में, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। बर्फ है, बर्फ से फिर पानी बनेगा, पानी से फिर आपका बाष्प बनेगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कार्नो इंजन से, ठीक है। कार्नो इंजन की आपकी डिमांड आई थी कि सर कार्नो इंजन के कुछ क्वेश्चन करा दो, क्योंकि वहाँ से एग्जाम आता है। तो सही बात है सर, कार्नो इंजन से आपका क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, हर बार, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, एक आदर्श गैस इंजन 227 डिग्री सेल्सियस व 127 डिग्री सेल्सियस के बीच का कार्नो चक्र पर कार्य करता है। उच्चतर ताप पर यह 6 × 10⁴ कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है। कार्य के रूप में परिवर्तित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। कार्य के रूप में परिवर्तित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। सर ये फॉर्मूला क्या होता है, दक्षता बराबर होता है सर आपका 1 - T2/T1। इस T2/T1 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका छोटा है वो ऊपर आएगा, जो बड़ा है वो नीचे आएगा, ठीक है। केल्विन में लेना, जो छोटा है उसे ऊपर रख लेना, जो बड़ा है उसे नीचे रख लेना, बस इतना कर लेना, ठीक है। या ये बराबर ही होता है आपका 1 - Q2/Q1 के। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों में रिलेशन निकालूँ, क्या निकलेगा सर हमारा, T2/T1 बराबर Q2/Q1, ये निकल आएगा, ठीक है सर। हमें पूछ क्या रहा है सर, हमें वो सर Q1 की वैल्यू दे रहा है, कितना उच्चतर ताप पर 6 × 10⁴ कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है, यानी कि आपका Q1 का वैल्यू दे रखा है, आपको Q2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा सर आपका T2/T1 और गुणे में सर आपका आ जाएगा Q1, ठीक, इतना हो जाएगा। अब Q1 की वैल्यू कितनी है सर आपकी, 6 × 10⁴। और क्वेश्चन में देखो T2 आप क्या निकालोगे, T2 इसमें से क्या है, ये है आपका T2, ये T1 है आपका, ये T1 है और ये T2 है, ठीक है। तो आपको सर क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका बड़ा है वो नीचे आएगा। तो बड़ा कौन सा है, 227 बड़ा है, तो ये तो नीचे आएगा। ये किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में, रखने किस में हमें, रखने किस में है, केल्विन में। तो केल्विन 273 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 400, तो 400 तो आएगा आपका ऊपर, ठीक है। नीचे कितना है आपका, इसमें जोड़ोगे 273, ये हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 500 नीचे आएगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, T2/T1 Q2/Q1 भले ही कुछ भी हो जाए, आपको बड़ा वाला नीचे रखना है बस, ठीक है। देखो 1 0 ये 0 चले गए हमारे। तो देखो 6 से 4 काटो, 6 चौक 24, यानी कि 24 × 10⁴ जब भाग रहा होगा तो कितनी बार जाएगा आपका, 4 बार पूरा चलेगा। तो 4.8 × 10⁸ कैलोरी आएगा आपका। तो 4.8 × 10⁴, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ए राइट जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के कार्नो इंजन के क्वेश्चन इस तरीके बार बार एग्जाम में आते हैं। याद ये रखना सर कि आपको सिर्फ T2/T1 में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सर मैं T2 क्या लूँ या T1 क्या लूँ। सिर्फ जो बड़ा आए उसे अपॉन में रखना है, चाहे वो T1 का मान हो चाहे वो T2 का मान हो, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, ई बुक जरूर डाउनलोड करने हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बार बार यही बात बोल रहा हूँ, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बड़ी गलती करोगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 300 केल्विन व 600 केल्विन के बीच कार्यरत कार्नो इंजन का प्रति चक्र निर्गत कार्य कितना है, 800 जूल है, ठीक है। 300 और 600 के बीच जो कार्नो इंजन का कार्य निर्गत कार्य कितना है, 800 जूल है। प्रति चक्र स्रोत द्वारा प्रति चक्र इंजन को दी गई ऊष्मा, यानी कि एक चक्कर में इंजन को कितनी ऊष्मा दी जा रही है, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि Q1 की वैल्यू पूछ रहा है, Q2 यानी कि इंजन को ऊष्मा दोगे तभी तो कार्य होगा, तो कार्य तो उसने करवा दिया है। अब आपकी उसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कितना आपको देना पड़ रहा है, उसी ऊष्मा कितनी देनी है, ठीक है। तो रिलेशन क्या बताया था अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में, T2/T1 बराबर Q2/Q1। आपको Q1 की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि सर आपका रिलेशन क्या निकलेगा यहाँ से कि Q1 बराबर सर आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ तो हो जाएगा सर आपका Q2 × T1/T2, T1/T2 इतना हो जाएगा। तो Q2 की वैल्यू सर आपको कितना दे रहा है, 800 दे रहा है, 800 दे रहा है। T1 की वैल्यू सर आपकी कितनी है, सर आपके पास है 600 यानी कि 600, बट T2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 300, ठीक है। 0 से 0 आपका कट गया। मैंने आपको बताया था T2/T1 बड़ा वाला, हमें बड़ा वाला अभी बताया था ना कि T2/T1 तो बड़ा वाला नीचे लेती है, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, बड़ा कौन सा है, 600 बड़ा है तो 600 ऊपर आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखो आपका 3 से कट जाएगा आपका 2 बार, तो 8 दूनी 1600 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से, बिल्कुल भी ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है आपको सर। T2/T1 में मैंने अभी आपको बताया था T2/T1 बड़ा वाला नीचे लेते हैं, यानी कि आपका T1 का वैल्यू हम हमेशा बड़ा लेते हैं। तो T1 का वैल्यू क्या आ रहा है सर हमारा यहाँ पर 600, ये मैं देखना सर यहाँ तो आगे पीछे दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। T2/T1 में क्या लेना है, नीचे वाला बड़ा लेना है, नीचे वाला क्या होता है आपका T1 होता है, तो आपको बड़ा लेना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक कार्नो इंजन
227 डिग्री सेल्सियस एवं 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है। आपको बोलता है कितना कार्य करता है, 25%, 60%, 70% या नॉन ऑफ दीज। आपको कितना कार्य करता है ये बताना, ठीक है। तो दक्षता पूछ रहा है, ठीक है। तो दक्षता सर एन बराबर क्या होता है आपका 1 - T2/T1। मैंने क्या बताया आपको कि T2/T1 जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा। किस में लेते हैं हम, केल्विन में लेते हैं। तो सर 1 माइनस जब हम T2 यानी कि 27 में 2 से 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 300 हो जाएगा। और इसमें 2 से 70 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। देखो 1000 होगा तो 2 जीरो ऊपर गए आपके, तो 1 माइनस आपका कितना आ गया सर आपका 3/10, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो 10 में से आपके 10 में 3 जाएगा तो 7/10। अब ये मत समझना ये राइट आंसर है, कैसे बोल रहा है परसेंटेज में, तो 100 का गुणा करना पड़ेगा आपको। जब 100 का आप यहाँ पर गुणा कराओगे तो आपका 70% राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक कार्बन इंजन के स्रोत एवं सिंक का ताप क्रमशः 400 केल्विन एवं 300 केल्विन है। इसकी दक्षता, आपको इसकी दक्षता पूछी जा रही है। देखो सर सेम टाइप का क्वेश्चन अभी अभी कराया, इससे पहले कराया, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो, ठीक है। अब ये मत बोलना सर आप सॉल्यूशन कराते नहीं हो, मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन को देता हूँ जिससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको पहले या प्रीवियस वीडियो में करा चुका होता हूँ। आप बोलते हो सर आप सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराते उस क्वेश्चन का, मैं आपको सॉल्यूशन पहले दे चुका होता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ अब, ठीक है। अब इससे पहले क्वेश्चन कराया था, इसका आपको जवाब देना है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति आपको 600 किलो हर्ट्ज दे रखी है। कोई रेडियो तरंग है जिसकी आवृत्ति आपकी 600 किलो हर्ट्ज है, तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। आपने फॉर्मूला पढ़ा है सर, आपने V बराबर एन लेमडा, आपने पढ़ा है सर आपने V बराबर एन लेमडा, ये V होती है प्रकाश की, यहाँ बोल रहा है किसकी, रेडियो तरंग की, तो प्रकाश की चाल के बराबर लेंगे इसका V का मान, तो 3 × 10⁸ अपॉन में, ठीक है। अब देखो सर लेमडा की पूछ रहा है, अपॉन में क्या ले जाओगे, आवृत्ति को ले जाओगे, आवृत्ति कितनी बोल रहा है 600 किलो हर्ट्ज, तो क्या बोला 600, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, हमसे किलोग्राम को किसमें रखें, ग्राम में, तो 10⁻³ हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आपका सर n। देखो 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो आपका ये 3 से तो 6 कट गया आपका 2 बार, तो 1/2 तो ये हो गया। और जब मैं पावर को 3 और 2 5 को ऊपर ले जाऊँगा माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगी तो 10⁻³ रह जाएगा, तो 10⁻³। अब देखो कितना हो जाएगा 0.5 × 10⁻³। अगर मैं 1 पॉइंट और इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा सर आपका 500 मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। किसका वैल्यू सर आपका, सॉरी सर ये एन का मान नहीं है, ये किसका मान है आपका लेमडा का मान है, ठीक है। एन का मान तो हमने रख ही लिया है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, घर्षण बल है। घर्षण बल कैसा है, देखो घर्षण बल और श्यान बल, ये आपके कई तरीके से क्वेश्चन पूछा है, घर्षण बल और श्यान बल कैसे हैं। देखो तो जो घर्षण बल है और श्यान बल है जो आपके है असंरक्षी बल है, बाकी सभी आपके संरक्षी बल है, ठीक है। संरक्षी का मतलब क्या होता है, जो पथ पर निर्भर करते हैं, जैसे घर्षण बल है और आपका श्यान बल है, ये क्या करते हैं आपके जो पथ पर निर्भर करते हैं, तो ये आपके कैसे हैं असंरक्षी बल है, बाकी सब कैसे असंरक्षी बल है। ध्यान रखना आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकल में कई बार पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। जो पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु है उसमें क्या संरक्षित रहता है, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में आपका दोनों की दोनों संरक्षित रहती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक आपको पूछा है, ठीक है। सर जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर mr², ये होता है। m क्या होता है सर आपका मास यानी कि किलोग्राम, r क्या आपकी होती है त्रिज्या यानी कि मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम × मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि एक ठोस गोले का द्रव्यमान m है, एक कोई ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान आपको m दे रखा है और त्रिज्या r हो, ठीक है, उस गोले के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के परितः गोले का जड़ता गुण, स्पर्श रेखा के परितः गोले का जड़ता गुण कितना होता है सर आपका होता है 7/5 mr², ऑप्शन नंबर जो भी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गोले का व्यास के सापेक्ष डिस्क का, ये सारे आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट याद कर लेना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट याद नहीं करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। पूछ लिया था एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, पृथ्वी के केंद्र पर भार पूछा रहा है, ध्यान देना आपका द्रव्यमान नहीं पूछा रहा है, भार पूछा रहा है। तो भार क्या होता है, जब केंद्र पर g का मान 0 होता है तो भार बराबर क्या होता है W/mg होता है, जब g 0 तो W भी 0, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाँ भार का मात्रक सर आपका न्यूटन होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गलती से भी आप किलोग्राम मत लगा देना, ठीक है। भार का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, ठीक है। तो केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जो पिंड का भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका ए यानी कि 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम जैसे ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, सर आपको पता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, केंद्र की ओर जाओगे तो घटेगा, घटेगा। अधिकतम क्या होता है, ध्रुवों पर ही अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, कोई एक तार है जिसको खींचकर आप 2 गुना कर रहे हो, 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा आधा, समान, 2 गुना, 4 गुना। ठीक है, तो सर यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, यानी कि आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका समान रहेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका नेक्स्ट जवाब हो जाएगा। गलती से भी 4 गुना मत कर देना, समझ रहे हो कि जब 2 गुना कर रहे हैं तो वो 4 गुना हो जाएगा, नहीं सर आपका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो समान ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है, जो पूर्णतः दृढ़ वस्तु होती है उसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना होता है, 0 होता है, अनंत होता है, 1 होता है या 100 होता है। ठीक है, तो पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु के लिए, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए, सॉरी प्रत्यास्थ दृढ़ वस्तु के लिए जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो आपका कितना होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 2 छोटे स्तंभ जिनमें प्रत्येक का परिचित क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 स्तंभ है और उनका प्रत्येक का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान के एक भार को संभाले हुए, दोनों स्तंभों पर 40 किलोग्राम का एक भार आपका रखा हुआ है। स्तंभों द्वारा आरोपित बल दाब की आपको गणना करनी है। आपका पता है कि सर दाब बराबर क्या होता है, यानी कि P बराबर F/A और F बराबर mg/a। ठीक है सर, आपका m कितना दे रहा है, 40 किलोग्राम दे रहा है। ठीक है सर, 40 हो गया, इंटू जी का मान कितना दे रहा है, आपको दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल आपको सीधा उठा के नहीं रखना है। क्या बोल रहा है, 2 स्तंभ है ना, एक का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। अगर एक का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 का 2 का गुणा कर दो उसमें। ठीक है, तो 2 × 10⁻⁴ कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 तो पहले ही है, माइनस का 2 तो पहले ही आएगा मीटर मतलब, लेकिन स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये तो चला गया आपका 10 है तो 20 हो जाएगा ना, तो 20 से आपका ये तो चला गया 2 बार। ठीक है, और ये आ गया आपका 2 × 10⁵, क्योंकि यहाँ से एक पावर ये 0, एक पावर ये 4 ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है। क्षेत्रफल डबल करके लेना, ध्यान रखना, क्योंकि वो बोल रहा है एक का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, मनुष्य पर दाब सबसे कम लगेगा जब कि वह, यानी कि मनुष्य पर दाब सबसे कम कब लगेगा, बैठा हो तब लगेगा, लेटा हो तब लगेगा, एक पैर पर खड़ा हो तब लगेगा, दोनों पैर पर खड़ा हो तब लगेगा। मनुष्य पर दाब सबसे कम लगेगा, आपको ये पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर आपको देखना है। अब ये मत बोलना कि सर आपने टफ क्वेश्चन दे दिया और सॉल्व भी नहीं करा। इसे मगर मैं सॉल्व कराने की अगर आपके मन में आ रहा है कि इसे मैं सॉल्व करा दूं तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली की जो प्रमेय है किस संरक्षण पर आधारित है, बहुत आसान है भाई साहब, ये भी आसान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ये तो पढ़ाई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, श्यान द्रव से सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण, श्यान द्रव से सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का जो त्वरण है वो कितना होगा, 0 होगा, जी होगा, जी से कम होगा या जी से अधिक होगा। तो आपका जो श्यान द्रव से सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होगा वो आपका कितना होगा, 0। ऑप्शन नंबर जो बी है ए है आपका राइट जवाब हो जाएगा, 0 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, दोलन का आयाम नियत रहता है, कब नियत रहता है आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, मुक्त दोलनों में, प्रणोदित दोलनों में, पोषित दोलनों में या सभी में। ठीक है, तो जो दोलनों का जो आयाम है वो आपका कांस्टेंट कब रहता है, वो आपका मुक्त दोलनों में भी रहता है, प्रणोदित में भी रहता है और पोषित में भी रहता है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वो तीनों में भी आपका कैसा रहता है, नियत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अनुनाद तीक्ष्ण होता है। अनुनाद आपका तीक्ष्ण किस में होता है, स्वरमापी में, अनुनाद नली में, दोनों में या कुंडली में। ठीक है, तो जो आपका अनुनाद होता है वो तीक्ष्ण होता है आपका किसमें, स्वरमापी में। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम, जो आपकी अनुनाद की स्थिति होती है उसमें दोलनों का आयाम कितना होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, 0 होता है या आपका नन ऑफ दी होता है। तो आपकी अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न व उसके निकटतम विरलन के बीच की दूरी। सर संपीड़न और विरलन क्या होता है आपका, संपीड़न और विरलन होता है प्रस्पंद और निस्पंद
प्रस्पंद और निस्पंद, यहाँ लैंग्वेज चेंज की गई, उससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो पूछ रहा कितनी दूरी होती है उसके बीच की दूरी, तो इसकी बीच की दूरी कितनी होती है सर आपकी, वो होती है λ/2। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जब ध्वनि तरंगें किसी गैसीय माध्यम में चलती हैं, जब ध्वनि तरंगें किसी गैसीय माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया होती है, तो माध्यम की किसी बिंदु पर प्रक्रिया कैसी होती है, समतापी होती है, समदाबी होती है, रुद्धोष्म होती है, समायतनिक होती है। कब, जब गैसें, जब ध्वनि तरंगें किसी गैसीय माध्यम से चलती हैं तब, तो वो आपकी क्रिया होती है रुद्धोष्म। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव वायु में ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता, किसका प्रभाव नहीं पड़ता वायु ध्वनि की चाल पर, दाब का, ताप का, आर्द्रता का, वायु की चाल का। देखो वायु की चाल का भी प्रभाव पड़ता है सर आपका, आर्द्रता का भी पड़ता है, ताप का भी पड़ता है, लेकिन दाब का सर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, जैसे ही एक खाली बर्तन जल से भरा जाता है, एक कोई खाली बर्तन है, जब आप उसे जल से भरोगे तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो आपकी बढ़ती है, कम हो जाती है, वही रहती है या न होती है, ठीक है। तो सर आपको लग रहा हुआ है कि कम हो जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप उस खाली बर्तन को जल से भर दोगे, ठीक है, तो उसके कंपन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि तेल जिसका घनत्व पानी से अधिक है, जो तेल है उसका घनत्व पानी से अधिक है, पानी के स्थान पर अनुनाद नली में प्रयुक्त किया जाता है, पानी के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसका घनत्व अधिक है पानी से, ठीक है, तो इसकी आवृत्ति आपकी बढ़ेगी, घटेगी, वही रहेगी, तेल के घनत्व के बराबर पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो जब उसका आप प्रयोग अनुनाद नली में करोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे पानी की कर लो चाहे तेल की कर लो। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वो आवृत्ति आपकी वही रहेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, व्यतिकरण घटना हो सकती है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है कहाँ, सभी तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, केवल अप्रगामी तरंगों में, ठीक है। तो सर जो आपकी व्यतिकरण की घटना है वो आपकी हो सकती है कहाँ पर, सभी तरंगों में, वो आपकी अनुदैर्ध्य में भी हो सकती है, अनुप्रस्थ में भी हो सकती है और अप्रगामी में भी हो सकती है। ई बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे मैंने आपके लिए, जाकर भाई यार जरूर परचेज कर लो। आपका जो ग्रुप फर्स्ट था वो तो फिल हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है, वो तो आपका ग्रुप फिल हो ही चुका है। आपके लिए ग्रुप सेकंड बना दिया है, वहाँ पर आपको मैं सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करा दूंगा। सभी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपका नहीं आएंगे मैं उनको डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन आपके लिए वो ई बुक बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तो आप उसे जाकर जरूर डाउनलोड करो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तृतीय क्रम में अदीप्त फ्रिंज पर दो व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर आपको पूछेगा। पथांतर होता क्या है अदीप्त के लिए, 2m-1 इंटू λ/2। क्या बोल रहा है सर आपका वो तृतीय के लिए, तो 3 का रखोगे, m का मान 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा यानी कि 5, तो 5 λ/2 ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा एक बड़ी प्रकाश देता है, एक बड़ी प्रकाश यानी कि एक जगह पर, ठीक है, वो कौन सा देता है इनमें से, मोमबत्ती देता है, बल्ब, मरकरी ट्यूब या लेज़र। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत बार एग्जाम पूछे गया है कि एक बड़ी प्रकाश सबसे अच्छा देता है, वो देता है आपका लेजर। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबद्ध कहा जाता है। जो प्रकाश के दो स्रोत हैं उनको कला संबद्ध कब कहा जाता है, आपको ये पूछ रहा है। यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगें जो है वो तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए, इनके द्वारा जो उत्पन्न तरंगें हैं वो समान हो तब कहा जाता है, आयाम समान हो तब कहा जाता है, या तरंगदैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो तब कहा जाता है। तो सर जो आपका प्रकाश के स्रोत को कला संबद्ध कहा जाता है वो तब कहा जाता है ये अनुदैर्घ्य तथा समान कलांतर में हो। ऑप्शन नंबर जो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सावन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर, जो सावन के बुलबुले हैं उनको श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विक्षेपण या विवर्तन, ठीक है। तो सर सावन के बुलबुले को श्वेत प्रकाश में देखने के लिए ये आपका कौन उत्तरदायी है, आपका व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई बुक को मत भूलना यार, बेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो आपको ज़रूर तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखे हैं मैंने वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जाकर परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, अच्छे तरीके से उसको लगाओ, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं आपको ये पूछा गया है। फ्लिंट कांच का प्रिज्म, NaCl का क्रिस्टल
निकोल प्रिज्म या आपका बाई प्रिज्म, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हो उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं निकोल कांच का। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताना कैसे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के बीच आपका कितना एंगल होता है, आपको ये पूछा है 0 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो संचरण की दिशा में ही तो ध्रुवण होता है, तो उसके जो उसका जो आपका कोण होता है कितना होता है आपका 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्रुवण प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच, कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच, तो कंपन तल आपका मान के चलो ये होता है, ठीक है। और ध्रुवण जब प्रकाश आता है तो इस प्रकार की तरंगों के रूप में आता है, तो ध्रुवण तल और कंपन तल के बीच में ये कोण होता है कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करो। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता हुआ है क्या कहते हैं, आपका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं या तापमान इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब प्रकाश से धातु से प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं तो उनको कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना कर दे तो निरोधी विभव हो जाएगा। तो निरोधी विभव दोगुना हो जाएगा, आधा, दोगुने से कम या दोगुने से अधिक। तो जो निरोधी विभव हो जाएगा वो आपका दोगुने से कम होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किसी परमाणु की आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति किस कोटि की होती है। किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति किस कोटि होती है, आपको ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 10⁻25, 10⁻15, 10⁻10 या 10⁻5 की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो सर जो किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की जो निष्पत्ति होती है वो आपकी होती है 10⁻15 कोटि की। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल कौन सा है इनमें, गुरुत्वीय बल है, नाभिकीय बल है, कूलोमी बल है, चुंबकीय बल है। तो मुझे पता है कि आपको गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल तो बिल्कुल आंसर नहीं लगेगा। अब कंफ्यूजन आपको दो में होगा कि ये नाभिकीय बल होगा या कूलोमी बल होगा। तो सर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अल्फा कण प्रकीर्णन में जो आपका बल होगा वो कौन सा होगा, आपका होगा कूलोमी बल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, आपने पढ़ा होगा कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 का पूर्ववर्ग होता है, उसमें पढ़ा हुआ नियम पढ़ाते हैं कुछ किसी में, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में आपका नियम आता है, ठीक है। तो सर जो हाइड्रोजन की जो क्या होगा आपका भूतल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा h/2 का पूर्ववर्ग। तो h/2 किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में आती है, आपको ये पूछना है। परावैंगनी क्षेत्र में आती है, अवरक्त क्षेत्र में आती है, दृश्य प्रकाश में आती है या एक्स किरण में आती है, ठीक है। तो सर जो आपकी लाइमन श्रेणी आती है वो किस में आती है, परावैंगनी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में आती है। तो दृश्य में कौन सी आती है सर, आपकी दृश्य में आती है बामर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, और बाकी जो दोनों श्रेणियां हैं, ठीक है, पास्चन और फुंड है। पास्चन और फुंड किस में आती है आपकी देखो लाइमन आती है परावैंगनी में, बामर आती है आपकी किसमें, दृश्य प्रकाश में, और आपकी बची दोनों फुंड और ब्रैकेट, ठीक है। फुंड और ब्रैकेट जो आपकी जो श्रेणियां बची हैं वो आती हैं आपकी किसमें, अवरक्त में, ठीक है। तो उन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पासन श्रेणी आती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पासचन श्रेणी, पासन नहीं हो या क्या होगा, पासचन हो, ठीक है। पासचन श्रेणी आती है किस में आती है आपकी, अवरक्त क्षेत्र में, परावैंगनी क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश में। मैंने क्या बताया आपको, पासचन फुंड किस में आती है आपकी, वो आएगी आपकी किस में, अवरक्त में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी केवल जो आपकी लाइमन है वो आपकी परावैंगनी में आती है, और जो दृश्य है आपकी वो आती है बामर में, ठीक है। बाकी सब किस में आएंगी आपकी, अवरक्त में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में विभिन्न है, ठीक है, परंतु द्रव्यमान में अलग अलग, ध्यान दिया क्या बोला, द्रव्यमान में विभिन्न है, यानी द्रव्यमान में अलग अलग हैं परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वे कहलाते हैं आपके सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक या सम अवयवी। तो सर वो आपके कहलाते हैं क्या, समस्थानिक। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, समस्थानिक परमाणुओं में, जो समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है,
न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, नहीं होती। तो समस्थानिक होते हैं सर, उनमें आपकी प्रोटोनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि समस्थानिकों में प्रोटोनों की संख्या समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 92 यूरेनियम 238, ठीक है, 92 यूरेनियम 238 नाभिक के निम्न में से कौन सा कण नहीं है, कौन सा कण नहीं है, आपको ये पूछ रहा है कि 92 प्रोटॉन नहीं है, 92 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 146 न्यूट्रॉन नहीं है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सर ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 92 है, ये 92 आपके प्रोटॉन है, और जब 238 में से आप इन प्रोटॉन को हटा दोगे तो 146 बचेगा, वो आपके न्यूट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्न में से रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता। आपको अच्छी तरीके से पता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या क्या उत्सर्जित होता है, अल्फा कण, अल्फा बीटा गामा कण, ये आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं। वो पूछ रहा है नहीं होता, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सर जो आपका प्रोटॉन है, अल्फा बीटा गामा के अतिरिक्त आपका जो प्रोटॉन आता है, ऑप्शन नंबर जो डी है कि आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते, क्या करते हैं, ऑप्शन एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन एक ही सेम लग गया ये, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वह कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करता है, उस कण को बताओ जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, आपका अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा आपका न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, तो सर जो आपका अल्फा कण उत्सर्जित करता है, रेडियो पदार्थ उत्सर्जित करता है, वो करता है आपका अल्फा कण। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ आपका कौन उत्सर्जित करता है, अल्फा कण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है, आपको ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है अल्फा कण है, बीटा कण है, एक्स किरण है, या धन किरण है। ठीक है, तो सर विद्युत चुंबकीय विकिरण आपका क्या है, एक्स किरण। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो। ठीक है, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ई बुक जाकर जरूर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर जब आप ई बुक को डाउनलोड करोगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं, बार बार वही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें दिए गए उनको आपको जरूर ही तैयार करना पड़ेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, अगर आप पर्चे करोगे तो हम आपको सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा लेंगे। ठीक है, तो जाकर जरूर पर्चे करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।